नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 28 अक्टूबर 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल, बड़ी टेक कंपनीज का इंडियन पब्लिक हेल्थ के साथ में कॉम्प्रोमाइज। और दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज रीजनरेटिव एग्रीकल्चर से संबंधित। और तीसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया एज ए ग्लोबल साउथ का लीडर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, हमारे देश में जो बड़ी टेक कंपनीज काम करती हैं ना, जैसे अमेजोन है, मेटा है, ये कैसे इंडियन पब्लिक हेल्थ के साथ में खिलवाड़ करती हैं, इस इशू से संबंधित ये आर्टिकल है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, मैं आपको हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बताऊं उससे पहले आप एक बात बताइए। आप यूट्यूब देखते हो, फेसबुक स्क्रॉल करते हो, आपने ना ऐसी एड्स जरूर देखी होंगी कि इस चमत्कारी दवाई से ना डायबिटीज 10 दिनों में जड़ से खत्म हो जाएगी, या फिर घर बैठे बीपी यानी ब्लड प्रेशर कैसे नॉर्मल करें बिना दवाई के। ऐसी ऐसी एड्स अक्सर हम देखते हैं। लेकिन देखो, ये सब एड ना कायदे से गैर कानूनी है, नहीं चलनी चाहिए। लेकिन फिर भी फेसबुक पे, यूट्यूब पे और अमेजोन पे ऐसी जो दवाइयां हैं वो प्रमोट की जाती हैं। तो ये बहुत सीरियस इशू है। और ये जो मिसलीडिंग एड्स की समस्या है ना, ये नई नहीं है। कहानी शुरू होती है 1927 में, आजादी से पहले। तब देखो, काउंसिल ऑफ स्टेट में ना एक मेंबर थे, हारून जफर। उन्होंने कहा था कि देखो, देश में मेडिसिनल ड्रग्स का क्रेज यानी दवाइयों का जो पागलपन है ना, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसे कंट्रोल करना जरूरी है। सोचिए, ये जो प्रॉब्लम है मिसलीडिंग एड्स की, दवाइयों की मिसलीडिंग एड्स की जो प्रॉब्लम है, ये 1927 से है। लेकिन देखो, इसी बीच हमें आज़ादी मिलती है। आज़ादी के बाद हमने इस पे काम किया और 1954 में ना एक बहुत जरूरी कानून लाया गया, और ये कानून था डीएमआरए एक्ट 1954। 1954 का डीएमआरए एक्ट यानी द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। ये कानून क्या कहता है? 1954 का जो डीएमआरए एक्ट है ना, ये कानून देखो सीधा सीधा ना एडवर्टाइजमेंट्स को बैन करता है। किस चीज के एड्स? आर्टिकल कहता है कि 54 जो मेडिकल कंडीशंस है ना, जैसे डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीज, ग्लाइकोमा, डीफनेस यानी बहरापन, तो ये जो बीमारियां हैं ना, इनकी दवाइयों की एड नहीं की जा सकती। फर्क नहीं पड़ता कि आपकी दवाई सही है, गलत है, फर्क नहीं पड़ता कि आपकी दवाई की जो एड है, आपकी दवाई जो है वो अप्रूव्ड है या फिर अप्रूव्ड नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 54 जो ये कंडीशंस है ना, जो मैंने आपको बताया, डायबिटीज, बीपी, कैंसर, हार्ट कंडीशन, इन डिजीज के दवाइयों की एड की ही नहीं जा सकती, बैन है। लेकिन फिर भी आप एड देखते हो, जो कि इल्लीगल है। अब आप पूछोगे कि इन बीमारियों के एड पे बैन आखिरकार क्यों है? क्योंकि लोग ना सेल्फ मेडिकेशन ना करने लगे। मान लो आपने एड देख ली कि कैंसर का इलाज करें इस दवाई से, तो आप उस दवाई को खरीदोगे और उस दवाई को लेना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन फिर डॉक्टर क्या करेंगे? ये तो सेल्फ मेडिकेशन हुआ ना, कि मरीज अपने आप से दवाई ले रहा है। जबकि देखो, डॉक्टर पूरी जांच करेगा, कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं ना दवाइयां। तो इसीलिए इन बीमारियों के दवाइयों की जो एड्स है ना, उन पे पूरी तरह से बैन लगाया गया था 1954 के डीएमआरए एक्ट में। लेकिन देखो, 1954 से लेके ना अभी तक बहुत कुछ चेंज हो चुका है। उस समय ना गूगल था, ना फेसबुक था, ना यूट्यूब था। तब एड्स कहां पे आते थे? न्यूज़पेपर में आते थे, रेडियो पे आते थे, उनको पकड़ना आसान होता था। लेकिन आज एड्स का पूरा जो लैंडस्केप है वो बदल गया है। आज सबसे बड़े जो एड प्लेटफॉर्म हैं वो कौन है? बड़ी टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज, जैसे गूगल में कोई भी चीज आप सर्च करते हो, मेटा मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम्स पे ऐड आती हैं, अमेजोन पे आप कोई चीज सर्च करते हो तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स आने लगते हैं। मतलब वो प्रोडक्ट्स जिनके लिए पैसा दिया गया है अमेजोन को कि हमारा प्रोडक्ट्स ऊपर रखिए, ऐसे प्रोडक्ट्स आपको दिखने लगते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि इन प्लेटफॉर्म्स की निगरानी करना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन देखो, क्या ये प्लेटफॉर्म खुद से कोशिश कर रहे हैं? आर्टिकल के जो राइटर्स हैं ना, उन्होंने डेप्थ में रिसर्च किया है और वो बोलते हैं कि ये बड़े जो टेक प्लेटफॉर्म्स है ना,
ये कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि ऐसी एड्स हमारे प्लेटफॉर्म पे ना चलें। किसी भी टेक प्लेटफॉर्म ने ना अपनी एडवर्टाइजमेंट वाली जो पॉलिसी है ना, मतलब इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एडवर्टाइजमेंट वाली पॉलिसी दी होती है, तो उस एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी में ना कहीं भी DMRA एक्ट का जिक्र ही नहीं है। इन बड़े प्लेटफॉर्म्स की एडवर्टाइजमेंट पॉलिसीज में ना USA के लॉज लिखे होंगे, यूरोप के लॉज लिखे होंगे, लेकिन इंडिया के जो लॉज है ना वो आपको मिसिंग मिलेंगे। इसका नतीजा क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि इनके जो प्लेटफॉर्म्स है ना वो मिसलीडिंग एड से भरे होते हैं। आर्टिकल कहता है आप ना सर्च करके देखिए इन प्लेटफॉर्म्स पे आयुर्वेदिक या फिर होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स के बारे में, या फिर आयुर्वेदिक प्लस में ब्लड प्रेशर, या फिर होम्योपैथी प्लस में डायबिटीज। आप इन कीवर्ड्स की सहायता से ना सर्च करके देखिए, आपको एड्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सब जो है, ये सब DMRA एक्ट 1954 का सीधा सीधा वायलेशन है, क्योंकि इन डिजीज के लिए जो एड है वो दिखाई नहीं जा सकती। फिर राइटर कुछ एग्जाम्पल भी देते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है, अलग अलग धर्मों के जो बाबा लोग हैं, वो इस प्रकार की दवाइयाँ बेचते मिलते हैं और दावा करते हैं कि हर बीमारी का इलाज है इस दवाई में। मतलब आपको दिखेंगे ऐसी एड्स। और देखो इन प्लेटफॉर्म्स के सबसे बड़े डबल स्टैंडर्ड जानते हो क्या है? ये एड्स आपको ना USA में नहीं देखने को मिलेंगे, यूरोप में नहीं देखने को मिलेंगे। क्यों नहीं देखने को मिलेंगे? क्योंकि USA में जो FDA है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वहां पे होम्योपैथी फॉर डायबिटीज का एड आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां के कानून स्ट्रिक्ट हैं और लॉ इन्फोर्समेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। कोई भी FDA के लॉज का उल्लंघन करता है तो पनिशमेंट होती है। इसलिए वहां पे ये कंपनीज इतनी डरी हुई होती हैं कि किसी भी एड के पहले ना प्री स्क्रीनिंग की जाती है कि ये एड जो है गलत तो नहीं है, पनिशमेंट तो नहीं मिलेगा। बट हमारे देश में तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो छोटा बच्चा नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो वैसे वाली चीज है। तो हमारे देश में क्या है? डेटरेंस नहीं है, डर नहीं है। राइटर एक जिक्र भी करते हैं कुछ मामलों का। जैसे देखो भोपाल में ना 1984 में एक हादसा हुआ था। यूनियन कार्बाइड कंपनी की फैक्ट्री थी, वहां पे गैस लीक हो गई थी, हजारों लोग मारे गए थे। कंपनी का जो CEO था वारेन एंडरसन, वो इंडिया से भागकर चला गया। उसको कभी सजा ही नहीं हुई, उसका कभी एक्स्ट्राडिशन नहीं हुआ, वो कभी वापस इंडिया में नहीं लाया गया सजा देने के लिए। तो इससे क्या होता है? इससे ना जो बड़ी कंपनीज हैं वो समझ जाती हैं कि यार इंडिया में कानून ठीक से इन्फोर्स नहीं होते, US में तो तुरंत सजा मिल जाती है, इसलिए इंडिया में हम कुछ भी करें कोई पकड़ने वाला नहीं है। और दूसरा देखो, ये जो कंपनीज है ना कई बार पता है क्या करती हैं? USA और इंडिया का तो हमने कंपेयर कर लिया। ये बड़ी कंपनीज कई बार क्या करती हैं? ये बोलती है कि हम तो सिर्फ इंटरमीडियरी हैं, हम तो सिर्फ बिचौलिए हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस वालों का काम होता है ना, लेटर इधर से उधर पहुंचाना, बीच में लेटर को पढ़ना नहीं। तो ये कंपनीज बोलती हैं हम तो सिर्फ बिचौलिए हैं, कोई ऐड चलाता है उससे हमें क्या लेना देना। राइटर बोलते हैं झूठे हैं ये लोग एक नंबर के। क्योंकि देखो जब कोई ऐड चलाता है ना, जब जैसे अमेजोन है ऐड चलाती है, बीच में कमीशन लिया जाता है, पैसे लेके ऐड चलाते हैं लोग। तो पैसे लेके ऐड चलाते हैं, जो इनकी टीम है बकायदा ऐड देखती है, अप्रूव करती है, उसके बाद में वो ऐड चलता है इन प्लेटफॉर्म्स पे। तो जब पैसा लिया जाता है, इनकी टीम देखती है कि कौन सा ऐड आ रहा है, तो फिर ये इंटरमीडियरी कैसे हुए? ये तो प्रॉपर देख रहे हैं ना कि किस चीज की ऐड चल रही है और उस चीज के लिए पैसे भी ले रहे हैं। तो इंटरमीडियरी नहीं है ये। हमारे IT एक्ट में ना एक प्रोविजन है, हमारे IT एक्ट में एक प्रोविजन है सेफ हार्बर का, कि ये जो कंपनीज है ना, ये फेसबुक जैसी, ट्विटर जैसी, ये कंपनीज हैं, इन कंपनीज को ना हमारे IT एक्ट में सेफ हार्बर का दर्जा दिया हुआ है, कि मतलब इन प्लेटफॉर्म्स पे जो भी पोस्ट होता है ना, उस पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए इनकी लायबिलिटी नहीं है, इनको जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। तो राइटर बोलते हैं इनको हमने सेफ हार्बर का स्टेटस दे तो दिया कि इन प्लेटफॉर्म्स पे जो भी कंटेंट पोस्ट होता है उसके लिए ये जिम्मेदार नहीं है, बट देखो एड के लिए इनको सेफ हार्बर का दर्जा नहीं देना चाहिए, क्योंकि एड के लिए तो सीधा सीधा यही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एड चलाने के लिए तो ये पैसे ले रहे हैं, समझे? एड के लिए इनको सेफ हार्बर का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। फिर राइटर ना एक केस स्टडी के बारे में भी बताते हैं।
देखो आपको पता है ना, PCPNDT एक्ट है, भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लाया गया था कि सेक्स सिलेक्शन वाले जो एड्स हैं नहीं दिखाए जा सकते, मतलब बताया भी नहीं जा सकता अल्ट्रासाउंड की सहायता से कि लड़का या लड़की जब पेट में होता है बच्चा। तो हुआ क्या था, बड़े जो टेक प्लेटफॉर्म्स थे उन पे ये एड्स इलीगल चल रहे थे, 2008 की बात है। तो कोर्ट में केस किया गया, तो इन प्लेटफॉर्म्स ने वही पुराना बहाना बनाया कि हम तो सिर्फ बिचौलिए हैं, इंटरमीडियरी हैं, हमारे प्लेटफॉर्म्स पे जो ऐड चलाए गए हैं उसके लिए हम दोषी नहीं हैं। नतीजा 9 साल तक केस लटकता रहा। एंड में क्या हुआ, कोर्ट ने एक बेकार सी कमेटी बना दी और क्रिमिनल जो प्रोसिक्यूशन था किसी का नहीं हुआ। तो कंपनी के किसी भी अधिकारी का प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ, तो इन कंपनीज को और भी ज्यादा समझ में आ गया कि यार इंडिया में कुछ नहीं होता है, कुछ भी करो कोई पकड़ने वाला नहीं है, केस लंबे समय तक चलता है और फिर बस केस बंद हो जाता है। और दूसरी बड़ी बात आप ये देखो ना, अब जैसे गूगल कंपनी है, अल्फाबेट कंपनी है, गूगल मतलब नाम अल्फाबेट है, आप गूगल के नाम से जानते हो। अल्फाबेट कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे गूगल है, यूट्यूब है, ये सारे एक ही कंपनी के प्रोडक्ट हैं जिसका नाम है अल्फाबेट। अब ये जो अल्फाबेट कंपनी है, अल्फाबेट कंपनी देखो यूएस बेस्ड है, इंडिया में ये काम करती है अपनी एक सब्सिडरी कंपनी के थ्रू, अपनी एक ब्रांच के थ्रू, जिसे बोलते हैं गूगल इंडिया। अब जब गूगल इंडिया में कुछ गलत करती है ना, तो गूगल इंडिया के जो अधिकारी हैं वो कोर्ट में जाके बोलते हैं कि भैया हम तो सिर्फ काम कर रहे थे, हम मालिक नहीं है, मालिक लोग यूएसए में बैठते हैं। तो देखो फायदा ये होता है इन कंपनीज को, कंपनी के जो मालिक लोग हैं वो तो देखो यूएसए में बैठते हैं। अब यूएसए से उनको इंडिया में लाना और उनके खिलाफ में मुकदमा चलाना बहुत मुश्किल है। जो यूनियन कार्बाइड कंपनी का मालिक था एंडरसन, उसको तो लाया नहीं गया, और गूगल जैसी कंपनी के मालिक को तो इंडिया में लाना और भी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इससे भी इनका जो डर है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि इनको पता है कि हमें कोई छू नहीं सकता, हम यूएसए में बैठे हैं, इसलिए ये इंडिया में इलीगल जो एड्स वगैरह हैं चलाते हैं। इनको पता है कि कोई कुछ करने वाला हमारा है नहीं। तो राइटर अब सॉल्यूशन देते हैं, 5 की सॉल्यूशंस राइटर देते हैं, 3 यहां पे दिए हुए हैं, दो मैं अपनी साइड से बताऊंगा। सबसे पहले रजिस्टर क्रिमिनल कंप्लेंट्स, कोर्ट में ना इन प्लेटफॉर्म्स के मैनेजमेंट के खिलाफ में ना क्रिमिनल केस फाइल करो। दूसरा है आप ना अकाउंटेबिलिटी फोर्स करो, जब उन्हें कोर्ट में बुलाया जाए और वो आने से मना करें तो सरकार ना, हमारी जो सरकार है ना, वो यूएसए की सरकार पर भी प्रेशर डाले कि देखो आपके सिटीजन हैं, हमारे देश में गंद फैला रहे हैं, इनको यहां पे भेजो ताकि कोर्ट में वो मुकदमे का सामना करें। हालांकि यूएसए आसानी से बात मानेगा नहीं। तीसरा पॉइंट, लर्न फ्रॉम अदर्स, आप यूएसए से सीखो ना। यूएसए ने टिकटॉक को कितना बढ़िया ढंग से हैंडल किया है, टिकटॉक को बहुत बढ़िया ढंग से रेगुलेट किया है यूएसए ने, तो आप यूएसए से सीखो। फिर नेक्स्ट है, आप ना एक नया रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाओ। इंडिया को ना अमेरिकन प्लेबुक से सीखना चाहिए, मतलब एक नया कानून। इंडिया में कंटेंट और एडवर्टाइजमेंट पॉलिसीज के लिए जो कानून है पुराना हो चुका है, 1954 का है, तो नया कानून आना चाहिए जिसमें बड़े जो मैनेजरियल पर्सनल हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, वो इंडियन टेरिटरी बेस्ड होने चाहिए, और वो इंडियन कोर्ट्स में आंसरेबल होने चाहिए। समझ गए? और अगर देखो बड़ी टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज ये सब करने से मना कर देना, तो इनसे जो सेफ हार्बर का स्टेटस है वो वापस ले लो। फिर इनको इंटरमीडियरी मत मानो, इनको पब्लिशर मानो कि भैया तुम ही ये पोस्ट करवा रहे हो, तुम्हारी मिली भगत है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, और आर्टिकल देखो इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 हेल्थ, जीएस पेपर 4 कॉर्पोरेट एथिक्स, इन दोनों जो टॉपिक्स हैं सिलेबस के, वहां से आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, रीजनरेटिव एग्री मिशन से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल की शुरुआत होती है वर्ल्ड फूड डे से। कब बनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। और इस बार का थीम क्या था? हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड ए बेटर फ्यूचर। आप कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए। हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड का मतलब क्या है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अकेला किसान या अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकते, सबको साथ आना होगा। सबको, जैसे नेशन को, बिजनेसेस को यानी कंपनीज को, फार्मर्स को, पॉलिसी मेकर्स को, साइंटिस्ट को, हम सब लोगों को एक साथ
आना होगा और सबको मिलकर हमारे फूड सिस्टम को बदलना है, फूड सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना है। और इसी बदलाव का जो सेंटर है वो होना चाहिए रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। आप पूछोगे सर रीजनरेटिव एग्रीकल्चर आखिरकार है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताऊंगा। रीजनरेट का मतलब क्या होता है? रीजनरेट का मतलब होता है फिर से जीवन देना। रीजनरेट का मतलब होता है फिर से जीवन देना। देखो, एक होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब होता है मेंटेन करना, मतलब जो रिसोर्सेज हैं उसको बनाए रखो, खराब मत करो, फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचा के रखो। ये होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर ये एक स्टेप आगे है। ये कहता है सिर्फ रिसोर्सेज को मेंटेन मत करो, इंप्रूव करो। सिर्फ रिसोर्सेज को मेंटेन मत करो बल्कि इंप्रूव करो, जमीन को पहले से बेहतर बनाओ। ये मतलब है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का। ये देखो एक होलिस्टिक अप्रोच है, होलिस्टिक अप्रोच है ये। और एक तरफ होता है एक्सट्रैक्टिव एग्रीकल्चर। मतलब एक्सट्रैक्टिव एग्रीकल्चर में होता है कि जमीन से सिर्फ आप ले रहे हो, रिसोर्सेज सिर्फ जमीन से आप ले रहे हो। और एक होता है कि रिस्टोरेटिव एग्रीकल्चर। रिस्टोरेटिव एग्रीकल्चर में मतलब जमीन जो है उसको आप पहले से बेहतर बना रहे हो। समझ गए? एक्सट्रैक्टिव एग्रीकल्चर में जमीन से सिर्फ आप ले रहे हो और रिस्टोरेटिव एग्रीकल्चर में आप जमीन को पहले से बेहतर बना रहे हो। तो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में होता है रिस्टोरेटिव फार्मिंग। और होलिस्टिक अप्रोच इसलिए है क्योंकि देखो रीजनरेटिव फार्मिंग में ना 4 चीजें आती हैं। मैं आपको एक एक करके बताता भी हूं। 4 चीजें आती हैं, जैसे सबसे पहले है जो सोइल हेल्थ है उसको रिस्टोर करो। सोइल हेल्थ को रिस्टोर करो मतलब मिट्टी की जो जान होती है, मिट्टी की जान क्या होता है? ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी की जान होती है, तो इसे वापस लेके आओ। दूसरा है बायोडाइवर्सिटी जो है मिट्टी के अंदर उसे इनहेंस करो। जैसे मिट्टी के अंदर अलग अलग जीव जंतु हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको बढ़ाओ। और ये कैसे बढ़ेंगे? अगर खेत में सिर्फ एक फसल उगाएंगे बार 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 तो नहीं बढ़ेंगे। अलग अलग फसलें उगानी पड़ेंगी मिट्टी के अंदर बायोडाइवर्सिटी को इनहेंस करने के लिए। तीसरा है क्लाइमेट रिजिलियंस को बिल्ड करो। मतलब ऐसी खेती, क्लाइमेट रिजिलियंस मतलब ऐसी खेती जो क्लाइमेट चेंज को झेल सके। चौथे नंबर पे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को प्रमोट करो। सिर्फ देखो पेट भरना काफी नहीं है, पोषण भी होना चाहिए खाने में, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को भी प्रमोट करना है। तो ये 4 चीजें हैं जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के अंदर आती हैं। अब आप बोलोगे ये सब करने की जल्दी क्या है? देखो जल्दी तो बहुत है। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ना ह्यूमैनिटी फुटप्रिंट एक्सपोनेंशियल हो गए हैं। क्या मतलब है इस चीज का? मतलब हम इंसानों का बोझ जो है धरती पे बहुत तेजी से बढ़ा है। हम इंसानों को ना 1 बिलियन यानी 100 करोड़ होने में ना 3 लाख साल लगे। समझ गए हो? ध्यान से सुनना, हम इंसानों को ना 100 करोड़ होने में 3 लाख साल लग गए। 1804 में पूरे वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ थी। लेकिन देखो 1 से 2 बिलियन होने में सिर्फ 123 करोड़ लगे, 123 साल लगे। और उसके बाद अगले 100 साल से भी कम समय में जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 4 गुना बढ़ गई और आज पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 820 करोड़ है। सोच के देखो, मतलब 0 से 100 करोड़ होने में लग गए 3 लाख साल। ये आप ऐसे में भी यूज कर सकते हो। फिर 100 करोड़ से 200 करोड़ होने में लगे 123 साल। फिर 200 करोड़ से 800 करोड़ होने में हमें 100 से भी कम साल लगे। तो इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यानी ये जो ग्रोथ है वो जे कर्व वाली ग्रोथ है। इतने ज्यादा लोग एकदम से बढ़ गए, इतने लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन देखो रिसोर्सेज तो फाइनाइट है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है। पूरी धरती का सिर्फ 29% हिस्सा ही लैंड है और उस जमीन से भी सिर्फ देखो जितना लैंड वाला एरिया है ना उसमें से सिर्फ 10.7% पर ही खेती हो सकती है। तो इतनी छोटी सी जमीन पर 820 करोड़ लोगों का पेट भरने का प्रेशर है। तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा होता है ओवर यूज। हम लैंड का ओवर यूज कर रहे हैं, धरती को हमने निचोड़ के रख दिया है। पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि पानी हवा सब जहरीली हो गई हैं।
और क्लाइमेट चेंज की वजह से तो देखो प्रेशर जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है ज़मीन पर, तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन देखो इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम की बात करें, इंडिया देखो फॉर्चुनेट है, भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि देखो इंडिया का ना 52% जो लैंड है ना वो एरेबल है, मतलब खेती योग्य है। लेकिन ग्लोबल एवरेज सिर्फ 10.7% है। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 10.7% एवरेज तौर पे जो लैंड है वो खेती योग्य है, लेकिन इंडिया में ये आंकड़ा है 52%। इसीलिए तो बोला जाता है इंडिया भाग्यशाली है। लेकिन देखो हमारी स्ट्रेंथ तो है कि हमारे देश में खेती वाली जमीन ज्यादा है, बट पोल्यूशन इतना तेजी से बढ़ रहा है कि ये जो आशीर्वाद है ना नेचर का, ब्लेसिंग जो है, ये खतरे में आ गया है। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पानी, मिट्टी सब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। और इसको कौन खतरे में डाल रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर, वो सेक्टर जो इंडिया की 46% वर्कफोर्स को एम्प्लॉयमेंट देता है, काम देता है। अगर देखो एग्रीकल्चर फेल हुआ तो देश की आधे से ज्यादा जो आबादी है वो देखो सीधे सीधे संकट में आ जाएंगी, उनके पास में काम नहीं होगा। तो इसलिए सरकार को एक्शन लेना होगा। इस दिशा में देखो 4P इंपॉर्टेंट है। क्या एक्शन सरकार ले सकती है? 4P's इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी, प्रोडक्ट, प्रैक्टिस, पार्टनरशिप। इनको थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बता देता हूं, क्योंकि देखो जो काम की चीजें होती है ना उनको डिटेल में बताना जरूरी है। तो पहला P क्या है? पहला P है पॉलिसी। पॉलिसी मतलब सरकारी नीतियां। दूसरा P क्या है? दूसरा P प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जैसे नए बीज, न्यू सीड्स, नए फर्टिलाइजर, नई मशीन्स, ये सब प्रोडक्ट में आते हैं। फिर है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जैसे देखो खेती करने के नए तरीके, जैसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, ये प्रैक्टिसेस हैं। रीजनरेटिव फार्मिंग है जैसे जो हमने डिस्कस किया। फिर चौथे नंबर पे है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप किसके बीच में? पार्टनरशिप गवर्नमेंट, एनजीओ, फार्मर्स, इन सब के बीच में। तो एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए हमें ना इन 4P पे ध्यान देने की आवश्यकता है, पॉलिसी, प्रोडक्ट, प्रैक्टिस और पार्टनरशिप। इवन आप देखोगे ना एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के दौरान भी यही हुआ था 1960s में। इन 4P पे अच्छा काम हुआ था। जैसे प्रोडक्ट पे क्या हुआ था? प्रोडक्ट में हाई वैरायटी सीड्स उस समय आए थे, मतलब ऐसे सीड्स आए थे जिनसे व्हीट और राइस की जो पैदावार थी वो बड़ी थी। पॉलिसीज में सरकार ने क्या चेंज किया? पॉलिसीज में सरकार ने इरिगेशन पे सरकार ने ध्यान दिया, एमएसपी की गारंटी सरकार ने दी। और पार्टनरशिप में कैसे काम हुआ? पार्टनरशिप में देखो साइंटिस्ट, सरकार और देश के किसानों ने ना मिल के काम किया, तभी तो हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी में जबरदस्त फूड की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गई। तो इवन ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान भी ना इन 4P's पे ध्यान दिया गया था, तभी ग्रीन रेवोल्यूशन जो थी वो इतनी ज्यादा सफल हो पाई। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर की बात भी की जाती है, जैसे हेबर बोश प्रोसेस है, फर्टिलाइजर आर्टिफिशियल ढंग से बनाना आसान हो गया। और नॉर्मल ये जो थे नॉर्मन बोरलो, इन्होंने हाई यील्ड वीट की वैरायटी में योगदान दिया। तो ये वो वाली चीजें हैं जिसके लिए इन्हें 1970 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। लेकिन कुल मिला के कंक्लूजन ये निकलता है 4P's पे ध्यान दिया गया था इवन ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान भी। लेकिन देखो अब इसके बाद राइटर बोलते हैं हर सक्सेस स्टोरी में ना एक बट भी होता है। और ये बट क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमें भुखमरी से तो बचाया, लेकिन किसी समय में जो इनोवेशंस हमारे लिए वरदान थे ना, जैसे आर्टिफिशियल ढंग से फर्टिलाइजर पैदा करना, जैसे यूरिया आर्टिफिशियल ढंग से प्रोड्यूस करना, हाई यील्ड वैरायटी वाले सीड्स, राइस, पैडी के, व्हीट के, तो ये किसी समय में हमारे लिए वरदान थे, बट अब ये अभिशाप हो चुके हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल ना बहुत ज़्यादा हुआ है। और इस वजह से मिट्टी की जो हेल्थ है वो प्रभावित हुई है। मिट्टी पहुंच गई है आईसीयू में। लिटरली राइटर यही वर्ड यूज करते हैं कि अब मिट्टी पहुंच गई है आईसीयू में, इतनी खराब हालत हो गई है देश की सोइल की। आप ना एग्जाम्पल समझिए, आप ध्यान से देखिए। जैसे देखो राइटर का एग्जाम्पल देते हैं, देखो फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करना है किसानों को, तो NPK ये अलग अलग जो फर्टिलाइजर्स है ना, इनकी रेशो होनी चाहिए 4:2:1। लेकिन किसान खास करके पंजाब में जो फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं ना, उनकी रेशो होती है 30:8:1। मतलब हमने नाइट्रोजन को इतना डाला कि सब बर्बाद हो गया। बट किसानों ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि इसके लिए
सरकार की ही पॉलिसीज रिस्पॉन्सिबल हैं। यूरिया सरकार ने इतना ज़्यादा सस्ता कर दिया कि किसान यूरिया ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जो ये रेशो मेंटेन होनी चाहिए वो रेशो मेंटेन नहीं हो पाती। समझ गए? सरकार ने सिर्फ यूरिया पे सब्सिडी दी, लेकिन डीएपी और एमओपी इन पे सब्सिडी सरकार ने कम कर दी। तो एनपी के रेशो में एन किसान ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पी और के कम इस्तेमाल करते हैं। पी मिलता है डीएपी से और एमओपी से मिलता है के। लेकिन ये जो है फर्टिलाइजर ये सस्ते नहीं है, इसलिए किसान सोचते हैं अरे यूरिया ज्यादा डाल दो। समझ गए? नतीजा क्या हो रहा है इसका? सोइल खराब हो गई, बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई सोइल, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा है। ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन ज्यादा हुए, क्योंकि जब आप जमीन में यूरिया ज्यादा डालते हो ना, तो बैक्टीरिया उसको नाइट्रोस ऑक्साइड में बदल देता है। और ये जो नाइट्रोस ऑक्साइड है ना, एनटीओ है, ये पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, और ये जो है वो CO2 से भी 300 गुना ज्यादा खतरनाक है। समझ गए? और ग्राउंड वाटर भी कंटामिनेट हो गया, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा यूरिया वगैरह है ये वाटर बॉडीज में जाके मिल जाता है, और इसी से ही फिर होता है आगे जाके ब्लू बेबी सिंड्रोम। पंजाब की कैंसर ट्रेन के बारे में तो आपने सुना होगा ना। पंजाब का जो मालवा रीजन है ना, बठिंडा, फरीदकोट, यहां से ना एक स्पेशल ट्रेन चलती है। स्पेशल तो क्या मतलब, ट्रेन चलती है, बीकानेर जाती है, और उसमें ना बहुत ज़्यादा संख्या होती है कैंसर पेशेंट्स की। पंजाब के मालवा रीजन से वो राजस्थान के बीकानेर में इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पे इलाज कैंसर का सस्ता था। आजकल तो कैंसर का इलाज भी काफ़ी कॉमन हो गया। तो स्पेशल ट्रेन है जिसे बोलते थे कैंसर ट्रेन। समझ गए? तो कुल मिला के पॉइंट राइटर ये साबित करना चाहते हैं कि इंडिया की जो सोइल है ना वो आईसीयू में है, और ऑर्गेनिक कार्बन काफ़ी ज़्यादा कम है। ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी की जान होती है, लेकिन वो मिट्टी में कम है। फिर राइटर बोलते हैं कि अब देखो, फिर से एग्रीकल्चर में ना सुधार लाने की आवश्यकता है। सरकार के काफ़ी सारे मिशंस हैं इनोवेशन लाने के लिए, जैसे अटल इनोवेशन मिशन है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, लेकिन अभी भी ये सब इवॉल्विंग है। अभी तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू इन इनिशिएटिव से आया नहीं है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर प्रोएक्टिव है, वो आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। फिर वो कुछ कुछ ऐसी बातें बोलते हैं। मैंने 15 अक्टूबर को एक सेमिनार दिया, और सेमिनार में कई सारी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इंडिया बेस्ड एडवाइजरी फर्म है जो एग्रीकल्चर में स्पेशलाइज्ड हैं, और बायो STL, ICRIER, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हैं। मतलब इन्होंने मिल के इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया था, और हमने इस सेमिनार में बहुत सारे नए आइडियाज़ डिस्कस किए। वो ये बोलते हैं कि देखो, जो नया आइडिया है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि लैब से आता है। कई बार देखो, वो एग्जांपल देते हैं, जैसे BPO रेवोल्यूशन है। BPO रेवोल्यूशन का जो आइडिया है पार्किंग लोट से आया था। पार्किंग लोट से आया था, वो बड़ी लैब से नहीं आया। तो आइडियाज़ ना कई बार कोई ज़रूरी नहीं लैब से आते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। तो कम से कम चर्चा तो होनी चाहिए। तो उस दिशा में ये सेमिनार वगैरह हम आयोजित करते हैं, उससे बहुत फ़ायदा होता है। फिर लास्ट में सॉल्यूशन की बात की जाती है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन में राइटर बोलते हैं, देखो जैसे हमने बात की न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की। हिडन हंगर इंडेक्स में हमारा स्थान काफ़ी पीछे है, क्योंकि हमारे देश में ना हिडन हंगर काफ़ी है। और हिडन हंगर को दूर करने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को अचीव करने में रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का रोल इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैसे मिलेगी इंडिया को न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी? पल्सेस और ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन बढ़ा के। पल्सेस और ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन बढ़ा के। हम देखो आज भी जो दालें हैं, खास करके ऑयल सीड्स, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, बहुत ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से। हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, इसलिए इनकी प्रोडक्शन हमें बढ़ानी होगी। लेकिन आप बोलोगे सर व्हीट एंड राइस क्यों नहीं, पल्सेस और ऑयल सीड्स क्यों? क्योंकि देखो, ऑयल सीड्स और पल्सेस को उगाने में ना बहुत कम इनपुट चाहिए होता है। मतलब राइस और शुगर पेन के लिए जितना पानी, जितना इनपुट चाहिए ना, उससे तो बहुत कम इनपुट चाहिए ऑयल सीड्स और पल्सेस को उगाने के लिए। फर्टिलाइजर भी कम चाहिए, ड्राई एरियाज में इनको उगाया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग भी करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग भी करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा, समझिए। जो दाल के पौधे होते हैं ना, जैसे चना, अरहर, मूंग, इनकी जड़ों में ना, दालों के पौधे में ना
इनकी जड़ों में गांठें होती हैं। क्या होती हैं? गांठें, जिन्हें बोलते हैं नोड्यूल्स। दालों के पौधों की जड़ों में ना गांठें होती हैं, जिनको बोलते हैं नोड्यूल्स। इन गांठों में ना एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया है ना, ये हवा की नाइट्रोजन को खींचकर, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ना, दालों की जड़ों के गांठों में होता है। अब ये बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन खींचता है और उसे ना अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है ताकि प्लांट उसे यूज कर सके। आम भाषा में बोलूं तो ये पौधा ना अपने लिए यूरिया खुद बना रहा है, ये नेचुरल फर्टिलाइजर बना रहा है। और जब फसल काटी जाती है ना, तो ये नाइट्रोजन जमीन में ही रह जाता है। मतलब जमीन को ये दे रहा है, जमीन से ले नहीं रहा है, बल्कि जमीन को नाइट्रोजन दे रहे हैं दालों वाले पौधे। तो जमीन को रीजनरेट कर रहा है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दालों वाले पौधे। और इसीलिए पल्सेस के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ना सरकार ने एक मिशन भी लॉन्च किया है, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। बजट है 11,440 करोड़। गोल, पल्सेस का जो प्रोडक्शन है इसे 2030-31 तक 350 लाख टन ले जाना है। लेकिन देखो, अब यहां पे ना बात आती है पॉलिसी की, कि किसान जो है वो पल्सेस और ऑयल सीड्स उगा क्यों नहीं रहे हैं। क्योंकि देखो, सरकार का जो इंसेंटिव सिस्टम है ना, वो खराब है। वीट एंड राइस उगाने पे किसानों को एमएसपी की गारंटी, फ्रीज बिजली, सस्ता पानी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, ये सब मिलता है। तो किसान, आप बताओ, पल्सेस क्यों उगाएगा? उसको पैसा चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, सब कुछ उसको राइस और वीट से मिल रहा है। तो आप किसान को ब्लेम नहीं कर सकते, वो तो वही उगाएगा ना जिसमें उसको प्रॉफिट मिले। तो ना आपको क्या करना होगा, आपको ना क्रॉप के हिसाब से इंसेंटिव मत दो। आप जैसे वीट एंड राइस उगाने पे मिलेगा, बाकी फसलों पे नहीं मिलेगा। आप एकड़ के हिसाब से इंसेंटिव दो। किसान की इतने एकड़ जमीन, तो इतने एकड़ का इंसेंटिव आपको मिलेगा, चाहे वो फसल कोई भी उगाए। पहली चीज। और दूसरी चीज देखो, राइस एंड वीट में ना हाई वैरायटी सीड्स काफी आए हैं, और पल्सेस और ऑयल सीड्स की फसलों में हाई वैरायटी सीड्स नहीं आए हैं। सरकार ने इनमें रिसर्च पे फोकस ही नहीं किया है। तो इसलिए ऑयल सीड्स और पल्सेस के भी हाई वैरायटी सीड्स आने चाहिए। साइंटिस्ट को इस पे काम करना चाहिए। समझ गए? तो ये कुल मिला के राइटर का मेन सॉल्यूशन है। राइटर बोलते हैं लास्ट में, देखो, हमें इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन पे फोकस करना होगा। कागजों में सॉल्यूशंस बहुत हैं, इंप्लीमेंटेशन नहीं है। और इसके लिए फार्मर्स, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, बाकी लोगों को भी ना सरकार पे प्रेशर डालना पड़ेगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया इमर्जेस एज इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्ट ऑफ ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर इंडिया उभरा है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में देखो, बैकग्राउंड में आर्टिकल बोलता है कि 1991 से लेके 2008 के बीच में कैसा सिस्टम था। यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था। अमेरिका पूरी दुनिया का अकेला दादा था। यूएसए का सिक्का चलता था, डॉलर का बोलबाला था। अभी भी है, लेकिन पहले से कम हुआ है। तो इसे बोला जाता था पैक्स अमेरिकाना, मतलब अमेरिकन पीस। अमेरिका रूल्स बनाएगा, बाकी लोग फॉलो करेंगे। लेकिन आज की जो दुनिया है, आज की दुनिया बदल चुकी है, खास करके 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। चाइना ने यूएसए को चैलेंज करना स्टार्ट किया। रशिया ने अपने आप को रीअसर्ट करना स्टार्ट किया, और छोटी पावर्स जैसे इंडिया जैसे देशों का भी इमरजेंस हुआ। तो आज का जो युग है वो यूनिपोलर नहीं है, पोली क्राइसिस है। राइटर मल्टीपोलर भी नहीं बोलते, राइटर बोलते हैं मल्टीप्लिसिटस बोलते हैं इसे, क्योंकि ना मल्टीपल क्राइसिस आज के समय में है, इसलिए पोली क्राइसिस वाला ये समय है आज का। और ग्लोबल साउथ की हम बात कर रहे हैं कि इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर बनके इमर्ज हो रहा है। ग्लोबल साउथ का लीडर देखो इसलिए, चलो ये पॉइंट बाद में आएगा, पहले ग्लोबल साउथ का मतलब आप जान लीजिए। ग्लोबल साउथ का मतलब देखो ज्योग्राफी से नहीं है। जैसे मान लीजिए ग्लोब है, तो नीचे वाले जो देश हैं साउथ वाले, वो ग्लोबल साउथ के अंदर आते हैं, नहीं। ऐसे तो देखो ऑस्ट्रेलिया है, डायरेक्शन में देखें तो ऑस्ट्रेलिया नीचे आता है, साउथ में आता है, बट ग्लोबल साउथ में ऑस्ट्रेलिया की गिनती नहीं करते। तो ग्लोबल साउथ जो है ये जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक टर्म है। ग्लोबल साउथ में वो देश आते हैं जो कभी कॉलोनियल रूल का शिकार हुए थे, जिनको गुलाम बनाया गया था। ग्लोबल साउथ में वो देश आते हैं जिन्होंने ग्लोबल रूल्स लिखे नहीं हैं,
IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब जो हैं, मतलब जैसे बड़े देश हैं यूएसए जैसे, इन्होंने IMF, वर्ल्ड बैंक को बनाया, तो इनडायरेक्टली इन्हीं के रूल्स IMF, वर्ल्ड बैंक इंप्लीमेंट करता है और बाकी देश सिर्फ फॉलो करते हैं। तो ग्लोबल साउथ वाले जो देश थे ना, वो रूल फॉलो करने वाले थे, रूल मेकर नहीं थे। समझ गए आप ग्लोबल साउथ वाले कौन से देश हैं? ग्लोबल साउथ वाले जो कभी कॉलोनी बने थे, अमीर देशों के गुलाम हुए थे, जो रूल को फॉलो करने वाले थे, रूल को बनाने वाले नहीं थे। लेकिन देखो अब जो हैं ये ग्लोबल साउथ वाले देश अपने आप को असर्ट कर रहे हैं। समझ गए? अब इसमें इंडिया का जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडिया के साथ साथ दूसरे जो चैलेंजर हैं वो भी ग्लोबल साउथ को लीड करने के लिए तैयार हैं। जैसे सबसे बड़ा चैलेंज है चाइना का। अब चाइना जो है, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये चाइना ने क्यों चलाया? ये चाइना ने इसलिए तो चलाया कि ग्लोबल साउथ वाले जो देश हैं उनको अपने ग्रुप में किया जाए। लेकिन देखो चाइना पे ना कई सारे देश भरोसा नहीं करते, क्योंकि चाइना की पॉलिसीज की वजह से ना बहुत सारे देश डेट ट्रैप में फंस चुके हैं। जबकि इंडिया पे बहुत सारे देश ना भरोसा करते हैं, क्योंकि इंडिया कैपेसिटी बिल्डिंग में विश्वास रखता है, इंडिया लूटने में विश्वास नहीं रखता। इंडिया कहता है कि आप अपना सिस्टम खुद चलाओ, हम आपकी कैपेबिलिटी डेवलप करेंगे। इस वजह से इंडिया पे कुछ देशों का जो भरोसा है ज्यादा है। और रशिया तो देखो एक स्ट्रेटेजिक पैराडॉक्स वाला देश है। स्ट्रेटेजिक पैराडॉक्स वाला देश इसलिए क्योंकि वो देश जो वेस्ट की खिलाफत करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक रशिया के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया मान लीजिए, ईरान मान लीजिए, वेनेजुला मान लीजिए, ये वो देश हैं जो वेस्ट की खिलाफत करते हैं, यूएसए जैसे देशों की खिलाफत करते हैं, तो इनके रिश्ते ऑटोमेटिक रशिया के साथ अच्छे हो जाते हैं। तो रशिया इनका लीडर तो बन जाता है, लेकिन ग्लोबल साउथ में देखो और भी देश आते हैं। लेकिन देखो एक चीज और, रशिया ना धीरे धीरे अब खुद चाइना के ग्रुप में शामिल हो रहा है, चाइना का जूनियर बन रहा है रशिया खुद धीरे धीरे। तो रशिया का जो रुतबा है पहले ज्यादा हुआ करता था, रशिया का रुतबा अब काफी कम हो गया है पहले के अपेक्षाकृत। तो वो चाइना को चैलेंज नहीं करेगा। फिर वेस्ट मान लीजिए, वेस्ट तो देखो अपनी सॉफ्ट पावर की सहायता से पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश करता है कि हम आपका भला चाहते हैं। देखो यूएन ने जो दवाइयां भेजी अफ्रीका के देशों में, हम हमारे थ्रू भेजी हैं, हमने मदद की है। तो ऐसे अपनी सॉफ्ट पावर दिखा के वेस्ट यूं बोलना चाहता है कि हम वेलफेयर करते हैं, हम अच्छे देश हैं, अपनी पीआर करवाते हैं, इमेज ठीक करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि हमें फॉलो करो। लेकिन चौथे नंबर पे आता है इंडिया। इंडिया जो पहले देखो नैम में शामिल हुआ करता था, नॉन अलाइन मूवमेंट, बट अब हम, जैसे हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर बोलते हैं, अब हम मल्टी अलाइनमेंट में विश्वास करते हैं। मल्टी अलाइनमेंट मतलब हम सबके साथ एंगेज करेंगे, हम क्वाड में भी रहेंगे, जो कहने को कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं एंटी चाइना है। हम एससीओ में भी रहेंगे, कहने को कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं एससीओ ब्रिक्स ये एंटी वेस्ट है, एंटी यूएसए है, लेकिन इंडिया दोनों में शामिल है। तो यूक्रेन पे इंडिया का स्टैंड, इजराइल पैलेस्टीन के मुद्दे पे इंडिया का स्टैंड, ऐसा नहीं है कि हमने कोई फैसला लिया नहीं, ये देखो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का हिस्सा है कि हम खुल के किसी के पक्ष में नहीं आए, हमने समय समय पे दोनों का साथ दिया जरूरत पड़ने पर। इंडिया का फायदा देखो ये है, इंडिया ग्लोबल साउथ को इसलिए लीड कर सकता है, इंडिया के पास में पहले तो देखो सॉफ्ट पावर ऐसी थी, जैसे योग, हमारा योगा, बॉलीवुड, आयुर्वेद, ये सब कल्चर जो है पूरी अफ्रीका में, ग्लोबल साउथ में हिट है। लेकिन देखो अब बल्कि नई तरह की सॉफ्ट पावर इंडिया के पास में आ गई है। इनके अलावा जैसे कल्चरल अपील तो है ही, बट अब ना हम टेक्नोलॉजी के जो सिस्टम है वो ग्लोबल साउथ में रेप्लिकेट कर सकते हैं। क्या है ये सॉफ्ट पावर 2.0? जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, हमने ना कोविड की दवाइयां देने के लिए ना कोविन नाम का प्लेटफॉर्म बनाया था, ये ओपन सोर्स था, इंडिया ने बनाया, इंडिया ने ये दूसरे देशों के साथ में शेयर भी किया। हमारा यूपीआई है, हमने बनाया, हम इसे दूसरे देशों के साथ में ना शेयर भी कर रहे हैं। आज फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, श्रीलंका, मॉरिशस, इन सब देशों में यूपीआई चल रहा है। हमने आधार वाला मॉडल कई सारे देशों के साथ में शेयर किया है। तो ये भी इंडिया की सॉफ्ट पावर का एक हिस्सा बन गया कि टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया बढ़िया है और इंडिया टेक्नोलॉजी दूसरों के साथ में शेयर भी करता है, ऐसा नहीं कि छुपा छुपा के रखे। समझ गए? इसके अलावा देखो ग्रीन टेक्नोलॉजी के मामले में हम काफी आगे हैं। हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया और सोलर अलायंस अब बहुत सारे देशों को लोन दे रहा है और इससे भी इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है वो बढ़ी है। आप
ह्यूमैनिटेरियन सॉलिडेरिटी की बात कर लीजिए, कोविड के दौरान हमने गरीब देशों को, ग्लोबल साउथ के देशों को वैक्सीन दी थी, वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के तहत। तो आर्टिकल कहता है कि पावर अब देखो जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स पर शिफ्ट हो गई है और इंडिया इस नए गेम में ना अपने टूल्स यूज कर रहा है। पहले जमीन कब्जाना पावर थी, बट अब सप्लाई चेन कंट्रोल करना, जिसके पास में टेक्नोलॉजी की पावर है वो सब, और जो दूसरों के साथ में शेयर करें, वो पावरफुल देश हैं। तभी तो यूएसए और चाइना की गिनती जो है पावरफुल देशों में होती है, क्योंकि इनके पास में टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है। इंडिया कर रहा है लेकिन अभी भी बहुत पीछे है। फिर राइटर बोलते हैं देखो G20 का समिट हुआ था इंडिया में 2023 में, प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी, हमने अफ्रीकन यूनियन को G20 का पार्ट बनवाया। अब इस ग्रुप की इंपॉर्टेंस बल्कि बढ़ गई है G20 की, और G7 पहले प्रोमिनेंट ग्रुप हुआ करता था, वो बल्कि अब उतना इफेक्टिव नहीं है। लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि इंडिया के लिए भी सिर्फ अपॉर्चुनिटीज हैं, चैलेंज नहीं है, चैलेंज भी हैं। जैसे ग्लोबल साउथ, देखो ऐसा नहीं है कि ग्रुप में सब सेम है, ग्रुप भी बहुत ज्यादा डिवाइडेड है। सऊदी अरेबिया जैसे देश हैं एक तरफ, जो ऑयल बेच के अमीर हुए हैं, दूसरी तरफ मालदीव जैसे देश हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से डूब रहे हैं। सबकी प्रायोरिटीज अलग हैं, सबको एक साथ लाना बहुत मुश्किल है। मतलब हेट्रोजेनिटी काफी ज्यादा है ग्लोबल साउथ में। दूसरा है रशिया और चाइना का कोऑपरेशन। चाइना और रशिया भी ग्लोबल साउथ का लीडर बनने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। हालांकि चाइना, जैसे मैंने बताया, चाइना की पॉलिसीज की वजह से कई देशों में गुस्सा भी है, बट फिर भी देखो चाइना के पास में पैसा है, चाइना की जेबें भरी हैं, जिनसे चाइना ना दूसरे देशों की गवर्नमेंट्स को इन्फ्लुएंस कर ले जाता है। तीसरा, इंडिया को देखो ग्लोबल साउथ को ना बेनिफिट्स डिलीवर करने होंगे, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, उनको रियल फायदा देना होगा ग्लोबल साउथ के देशों को, ऐसा फायदा जो उनको दिखे, टेंजिबल फायदा, रियल में फायदा, समझ गए। अदरवाइज देखो इंडिया की इकोनॉमी तो बढ़ रही है, फिर ग्लोबल साउथ वाले बोलेंगे आपके अमीर होने से हमें क्या मिला, तो इंडिया कम से कम बोल तो सके कि हमने आपको यह दिया है। कुल मिलाकर देखो यही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि इस बदलती दुनिया में अगर इंडिया को ग्लोबल साउथ का लीडर बनना है तो इंडिया को रियल बेनिफिट्स देने होंगे और अपनी जो डिप्लोमेसी है उसको प्रोएक्टिव रखना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन देखो ये है, जो हमने रीजनरेटिव फार्मिंग वाला आर्टिकल डिस्कस किया ना, रीजनरेटिव फार्मिंग और ग्रीन रेवोल्यूशन, उससे संबंधित क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। और देखो आमतौर पे ना क्वेश्चन में ना एक फ्रेज है पंजाब कैंसर ट्रेन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। तो यूपीएससी देखो जैसे किसी स्टेट से संबंधित ऐसा फ्रेज यूज करती नहीं है, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बस क्वेश्चन को थोड़ा इफेक्टिव बनाने के लिए है। अदरवाइज यूपीएससी वैसे ऐसे किसी स्टेट का पर्टिकुलर एग्जाम्पल कम ही लेती है। खैर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए 250 वर्ड्स का, 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।